गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत फाउंडेशन क्लासेस में। चलिए सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। आज हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो फिजिक्स वाला पोर्शन था उसका एमसीक्यू सॉल्यूशन आज हम लोग डील करेंगे। पेपर के लेवल को जानेंगे और पेपर में परफॉर्म कैसे रखना है, तैयारी कैसे करनी है, उन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो और इसकी क्लासेस भी आप लोग की स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तो यूट्यूब पर हो या ऐप पर हो, आप जो कांटेक्ट नंबर आपको दिखते हैं उनसे आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इतना आप यकीन कीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये इस बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को होल्ड करेगा। और एक मिनट सर। हाँ बाबू। हाँ, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। तो पेपर का नेचर ऐसा था कि भैया आज आपको पता चल जाएगा और क्यों इसको सबसे उस समय में टफ पेपर का दर्जा दिया जा रहा था। जबकि देखिए, पेपर में जो लेवल है, क्वेश्चन सिलेबस है, बहुत से स्टूडेंट पेपर को देखते नहीं है और वो बस ये उम्मीद करते हैं कि इजी क्वेश्चन आएगा या मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। पर देखो, जब आप पेपर देखते हो ना तब आपको असल में पैटर्न पता चलता है। तो आज हम लोग पेपर भी देखेंगे, पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। अब बस मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पेपर के लिए आप लोग को थोड़ा सा तैयारी अपर लेवल पे जाके करनी पड़ेगी। कारण क्या है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने बाकी के भी जो लैब के पेपर देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पर आप लोग का पेपर का लेवल भी अच्छा होता है। और इस पेपर का तो लेवल पहले से भी बहुत सुंदर माना ही गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ में ऑनलाइन ऐप पर आप लोग की क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं, जिसमें सभी विषय की आपकी रोजाना क्लासेस हो रही हैं। चाहे आपके सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और कहना चाहिए कि साइंस वाला पार्ट है और जीएस वाला पार्ट है, तो हम वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लासेस से जुड़ने के लिए जीत फाउंडेशन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी इंक्वायरी हो दोस्तों तो इन दोनों नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इतना कहूंगा कि इस एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको जीत फाउंडेशन से पढ़ना होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए, तो हम सेशन आज का आरंभ कर देते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने दोस्तों। अच्छा, ये सीधे आयोग का पेपर है। ठीक है, आपका सेट ए है SCTL 2019, जिसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ इस प्रकार का था कि फिजिक्स के 40 अंक के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन। इस बार अगर एग्जाम का पैटर्न बदलेगा भी, 100 नंबर का भी अगर पेपर लेगा ना दोस्तों, तो भी याद रखना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के भी आपके लगभग लगभग 75 से 80% सिलेबस कवर करेंगे। बाकी सारा जो पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ये सब आप लोग के कम मार्क्स में रहेंगे अगर 100 का पेपर करता है तो। बाकी ये स्टैंडर्ड अप्रोच है इसका। ठीक है, पेपर अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत समय से स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, वर्ग 3 का कोर्स लेना है, ऑफिस वाले नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। बहुत समय से स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि भैया पेपर हुआ है 2019 में और 6 सालों में आप इतना मान के चलिए कि भैया इसके सॉल्यूशंस भी इंस्टीट्यूशंस ने नहीं कवर किए हैं। मैं पहले भी इसका एक बार वीडियो सॉल्यूशन डाल चुका हूं पूरे पेपर का, आज फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस आप लेवल देख सकते हो और बेहतर तरीके से आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो, सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो तो क्लासेस से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस में, पूरे स्टेट में सबसे कम फीस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कंटेंट सबसे ऊंचा रखते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। सवाल पेपर का है, बाइलिंगुअल आप लोग के सामने से दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल पूछा गया है, सर निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सब लोग अपना अपना आंसर भी रिप्लाई करते हुए चलिएगा, तब ज्यादा आनंद आएगा। सर धारा घनत्व है, या धारा है, या वाटहीन धारा है, या पावर है। तो देखो, पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को ना कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी बताऊंगा। पेपर का सॉल्यूशन में तो आप मॉडल आंसर की से सीधे ABCD जान जाओगे, पर मेरा अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच है कि स्टूडेंट जो हैं अगर 1 घंटा 1.5 घंटा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत सारे नए फैक्चुअल थॉट्स पता चलेंगी। ठीक है, चलिए तो आगे से याद रखिएगा सर, जो फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, भौतिक राशियां जो हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, इस एग्जाम के लिए
बहुत से इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका डिमांड रहता है कि क्या क्लास अंग्रेजी में चलेगी। तो मैं आपको एश्योर कर दूं, हमारा क्लास परफेक्टली बाइलिंगुअल है, लैंग्वेज का बिल्कुल बैरियर नहीं होगा। क्लास में जो टेस्ट भी अपलोड होंगे वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लासेस से जुड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भौतिक हमारी राशियां रहेंगी दोस्तों, उसको हम बेसिकली दो भाग में बांटते हैं। सबने नाम सुना होगा, कौन कौन सी राशियां? तो सर आप दो भाग की राशियां आप सुनते हैं। एक सर आता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा कौन आता है? वेक्टर क्वांटिटी। सबने तो ये नाम सुना ही होगा। स्केलर बोले तो अदिश राशि, और दूसरा आता है सर वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि। अब ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी में हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए निकल रहे हैं कि सदिश और अदिश में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब केवल परिमाण होगा, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होता। केवल इनमें क्या रहेगा? परिमाण। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशियां कहलाती हैं। इनके लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, मतलब दिशा का कोई ज्ञान इनका नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप टेम्परेचर देख लो, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसा है कि नीचे का नीचे कम रहेगा, ऊपर का ज़्यादा रहेगा, ऐसा तो नहीं है। हर हिस्से में विदाउट डिपेंड ऑन डायरेक्शन शरीर के हर हिस्से का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो भैया, पूरे पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब 1 ATM लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि भैया अमेरिका का अलग लेंगे, स्वीडन का अलग लेंगे और भारत का अलग लेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है तो 1 ATM लेंगे। तो प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी हो गया, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी हो गया, टाइम स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ में आ रही बातें? दूसरा सर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हर बच्चा यही जवाब देता है जो किताब में पढ़े रहता है कि सर इनमें मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि सर इनमें परिमाण रहेगा, परिमाण मतलब वैल्यू, ठीक है। और दूसरा सर इनमें क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। तो वो भौतिक राशियां जिनके पास दिशा हो और परिमाण हो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। हाँ या ना? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। हम क्वेश्चंस के साथ साथ थॉरो एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहे हैं ताकि आपको ना पूरा वेक्टर स्केलर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक के एग्जाम हो जाए। सर एग्जाम कब तक होगा? देखिए नोटिफिकेशन जल्द इसका आपको देखने मिल जाएगा शिक्षक भर्ती के साथ ही। और नए शिक्षा मंत्री भी आ चुके हैं जो बार बार घूम घूम के बहुत पॉजिटिव मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ जल्दी ही भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग बस इतना है कि तैयारी में बने रहो, और इसका एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको आज से तैयारी करनी होगी। डिले करोगे फंस जाओगे, ठीक है। चलिए, कंपटीशन भी हाई रहेगा क्योंकि इसमें बीएड डीएड मांगता नहीं है इस एग्जाम के लिए, सीधे आप लोग को अप्रोच रखना है, एग्जाम को क्रैक करना है। तो सर सदिश राशियों में हम हमेशा पढ़ते हैं कि सर ऐसी राशियां जिनके पास दिशा हो परिमाण हो सदिश कहलाती है, पर मैं बोलता हूं कि सर नहीं, दिशा और परिमाण मात्र हो जाने से सदिश नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है सर, विद्युत धारा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए हमारा एनटीपीसी सीपत में करंट बन रहा है या पुसौर रायगढ़ में करंट बन रहा है, तो रायगढ़ से आपको अंबिकापुर या जांजगीर चांपा करंट सप्लाई किया गया, बिलासपुर से आपको रायपुर करंट सप्लाई किया गया, यस और नो? तो करंट के पास एक डायरेक्शन है, साथ ही साथ करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है कि भैया घरेलू करंट ले रहे हो तो 2 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर होता है। तो करंट के पास क्या है? परिमाण है। करंट के पास दिशा भी है कि सर वो एनटीपीसी लारा से अंबिकापुर जा रहा है, अंबिकापुर से एनटीपीसी लारा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है? तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि भैया विद्युत धारा जो करंट है उसके पास दिशा भी है, उसके पास परिमाण भी है। तो वो एक सदिश राशि हुई कि नहीं हुई? प्लीज रिप्लाई वंस, वो एक सदिश राशि होगी कि नहीं होगी? सब लोग रिप्लाई कर दीजिए भैया। केमिस्ट्री की क्लास बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा इंक्लूडेड रहेगा, और वर्गीय केमिस्ट्री भी चाहिए, वो भी लाइव चल रहा है, सारी बैचेस लाइव रनिंग में है। आपको जिस भी क्लास से जुड़ना है, और पूरे स्टेट में सबसे बेहतर एजुकेशन, सबसे बड़ा रिकॉर्ड रिजल्ट के बाद भी हम सबसे अफोर्डेबल फीस रखते हैं। ये हम गरीबी देख के आए हैं, नियत यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। तो आप मेरे बात बताओ, पहले विद्युत धारा के बारे में बताओ, विद्युत धारा सदिश राशि हुई कि नहीं हुई? क्योंकि इसके पास परिमाण है, इसके पास दिशा भी है। तो यही गच्चा हो जाता है बच्चों से कि भैया ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास दिशा और परिमाण हो सदिश होती हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये पूरा सही नहीं है। ऐसे ही मैं टाइम को लेता हूं, सर टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो भैया 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, ये सब क्या है? टाइम के मैग्नीट्यूड है, सब क्या है सर? परिमाण है। और टाइम का डायरेक्शन भी होता है सर, जिसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो, याद आ रहा है?
तो समय के पास दिशा भी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समय के पास परिमाण भी है कि चलो अभी 8:30 बज रहा है, तो दिशा भी है, परिमाण भी है। तो समय कैसी भौतिक राशि हुई? सदिश की अदिश। तो परिभाषा के हिसाब से तो सर समय एक सदिश राशि हुई, पर सर ना तो ये सदिश होती है ना ही ये सदिश होती है। आप याद रखना, जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने किताब पढ़ते समय परिभाषा को ध्यान से नहीं पढ़ा। आगे से याद रखना, सर भौतिक राशियों में सदिश राशियां वे राशियां कहलाएंगी जिनके पास दिशा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट परिमाण हो, और तीसरा पॉइंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑलवेज ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप हमेशा याद रखना कि भैया ये सदिश योग के नियम का पालन करनी चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन अनिवार्य है। तो आपको कभी भी कोई भी पूछे सदिश की परिभाषा बताओ, तो आप ना 2 लाइन मत बोलना कि सर केवल परिमाण हो और दिशा हो। आपको 1 लाइन एक्स्ट्रा, तीसरा लाइन भी बोलना है कि सर वो सदिश योग के नियम का पालन करें। सदिश योग के नियम का पालन का मतलब क्या होता है कि सर मान के चलिए मैंने यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगाया, बल एक सदिश राशि है, और ये 5 न्यूटन लगाया, तो सर जो मेरा नेट फोर्स आया दोस्तों वो कितना हो गया? 10 न्यूटन। नो डाउट, क्योंकि डायरेक्शन सेम था। पर दोस्तों यही 5 न्यूटन का बल आगे लगा और इस बार 5 न्यूटन का बल पीछे लग रहा है। अब आप बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो आप साफ बोलोगे सर 0 न्यूटन। तो बल एक सदिश राशि है। सदिश योग का नियम यही कहता है कि सर अगर दिशा समान होती हैं तो भौतिक राशियां आपस में जुड़ जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है और सेम परिमाण के 2 बल कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम 5 और 5 मिलके हमेशा 10 नहीं होगा, 5 और 5 मिलके 0 भी हो सकता है। किसके अंदर? सदिश के अंदर, वेक्टर के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहां भी अब करंट के लिए ले रहा हूं सर, मान के चलिए 5 एम्पियर का करंट लेफ्ट से राइट आया और 5 एम्पियर का करंट राइट से लेफ्ट आया। अगर ये एक सदिश राशि रहती तो अपोजिट डायरेक्शन होते ही वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 न्यूटन। तो आप जाइए यहां पर वायर को पकड़ लीजिए, एक में इधर से करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट, एक में राइट से लेफ्ट, आप जाके पकड़िए, 0 करंट होगा। अगर ये सदिश होता तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते और आप पे कितना वैल्यू करंट काम करता? 0। तो आपको करंट नहीं मारता। पर दोस्तों जाके पकड़ोगे ना भैया, जबरदस्त डबल इंटेंसिटी का करंट मारेगा। मतलब विद्युत धारा के पास परिमाण है, विद्युत धारा के पास दिशा है, पर विद्युत धारा ने सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए विद्युत धारा कहां चले गया? सर अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी में। तो ये आगे से याद रखना, सदिश की परिभाषा कोई पूछे तो केवल दिशा और परिमाण मत बताना। बताना सर बताए थे कि 3 रूल लगाने हैं। एक तीसरी राशि पता है एक और होती है, मजेदार बात है कि एक और होती है, और वो तीसरी राशि कौन सी है? इसे हम बोलते हैं सर प्रदिश राशि। क्या है सर? प्रदिश राशि, जिसको हम नाम देते हैं सर टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम देंगे सर? टेंसर क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे साथियों प्रदिश राशि में क्या खास बात है? सर ये स्पेशल वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? विशेष प्रकार की सदिश राशियां हैं, विशेष सदिश राशियां। अब विशेष क्यों बोलता हूं? क्योंकि सर ये ना बहुत थोड़े समय के लिए काम करती हैं और ना इनका जो इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो क्रिकेटर आप देखते हो तो भैया महेंद्र सिंह धोनी जब भी हेलीकॉप्टर शॉट लेते हैं ना हमेशा छक्का जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल नहीं लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, ऐसा सर्कुलर मोशन करते हैं। फुटबॉलर जब किक मारता है तो ऐसे जाके ढकेल देगा तो किक बॉल चले जाएगी, नहीं। रोनाल्डो किक मारता है पूरा पैर पीछे करके, हाफ सर्कुलर मोशन करके, जब वो इम्पैक्ट डालता है ना तो जो फुटबॉलर का गोलकीपर रहता है वो उड़ जाता है। तो आप यहां पर समझिए, बॉल और पैर का कांटेक्ट, बॉल और बैट का कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए हुआ, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। समझ में आया? तो इस प्रकार की सदिश राशियों को हम लोग प्रदिश राशियों का नाम देते हैं। और इसका स्पेशल ट्रिक याद रखना, हर भौतिक राशि जिसके नाम के आखिरी में आघूर्ण शब्द जुड़ जाए, जैसे बल आघूर्ण, आपसे बोल देगा बल आघूर्ण क्या है? सर ये आपके पीएससी यूपीएससी सब में आया हुआ है, आपने नाम सुना होगा जड़त्व आघूर्ण। तो जिसमें भी आघूर्ण शब्द जुड़ जाए, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जहां भी आघूर्ण शब्द जुड़ जाए सर वो सदिश नहीं है, वो प्रदिश राशि है। वो कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल था, पर उस सवाल के माध्यम से हमने, कोई आवाज नहीं उठाएगा समायोजन पर, उनको तो पैसा कमाना है। हाँ, कब बड़े हो गए रे तुम लोग? कब बड़े हो जाओगे? खुद आवाज उठाते हो, एक तो ठेला रोके हो कभी?
हाँ, आंदोलन में गया, वित्त मंत्री से भिड़ गया, डिप्टी सीएम से भिड़ गया, एक्स सीएम से जाके पटना में मिले, वहां पर मैंने उनसे सवाल दाग दिया। ठीक है, आज भी जितने लोग आपके आंदोलन भी कर रहे हैं ना शिक्षक भर्ती वर्ती को भी लेके, तो सबसे बड़ा आप उन बच्चों से जाके पूछिएगा, हेमंत से पूछिए या दाऊद खान से पूछिए कि भैया हमारा क्या इम्पैक्ट है, हमारा क्या रोल है, कितना सपोर्ट किए हैं। ठीक है, पर वो नहीं दिखाई देगा ना। अरे तुम्हारे सपोर्ट करने के चक्कर में 8 धाराएं मेरे ऊपर लग गई, 6 राउंड जांच चला है, कभी बताने नहीं गया मैं। पर वही बात है, जो सपोर्ट नहीं करता है, शांत रहता है, उस टीचर का तो वाहवाही चल रहा है। और अब ऐसी बात है, आप खुद से ही खुद का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वर्ग 2 के पद नहीं आ रहे गणित विज्ञान के शिक्षक में, आप शांत होकर स्वीकार कर लिया, अरे भैया विरोध करना था, सरकार पे दबाव बनाना था, नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उनके पास जाके पहुंचिए, हर रैली में मौजूद है, जाके बोलिए भैया सबका पद निकाल रहे हो, हमारा भी निकाल दो। हिंदी के पद नहीं आ रहे भैया, क्या था कि जो पद आ रहे कब आएंगे वो जाके पूछो। नहीं, यूट्यूब में आके खाली कमेंटबाजी कर लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और 1-2 टीचर ही होते हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं, पर आपका रवैया ऐसा होता है ना कि हर टीचर ना अनुभव से ही सीखा है कि नहीं, यहाँ के बच्चों को ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व मत हो, अपना काम है पढ़ाना, मेहनत करके पढ़ाएंगे, बेस्ट कंटेंट दे रहे देंगे। हाँ, सपोर्ट की बात है, मन नहीं मानता, हमेशा खड़े हैं। लेटर आया था ना जिस दिन, पहला टीचर था जो डीपीआई से जाके सारा का सारा इंफॉर्मेशन लाके आप लोग को दिया था कि कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्या परिवर्तन हो सकता है, सिलेबस कब तक आ सकता है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी छोड़ो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद के लिए नहीं खड़े होते हो दोस्त, खुद के लिए एक दिन खड़े हो जाओ ना। 50,000 लोग आके रायपुर में एक दिन खड़े हो जाओ, तैयारी तो कई कई लाख लोग, फॉर्म तो 5-5 लाख लोग भर रहे हो, 10% आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी अपनी बाइक लगा दो खाली, कौन सा ट्रैफिक वाला ट्रैफिक क्लियर करते रह जाएगा, कोई आंदोलन नहीं, हो गया आंदोलन। 50,000 लोग जाके अपनी अपनी बाइक लगा दो, ठीक है, जाम हो गया, बैनर लगा दो, हो गया, शांतिपूर्ण आंदोलन हो गया। छोड़ो यार, क्या बोला जाए। आइए, तो आपसे पूछा गया कौन सी सदिश राशि है, सर ये दोनों तो नहीं है। वांटिन धारा और धारा घनत्व, धारा घनत्व का अर्थ क्या होता है पता है सर, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है सर, तो सर जो धारा पर यूनिट एरिया होता है किसी एकांक क्षेत्रफल में, किसी एकांक क्षेत्रफल में जो लंबवत, जो आपकी मतलब चालक माध्यम के भीतर पृष्ठ के लंबवत दिशा में जो एकांक क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित होती है ना, उसी को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं। और ये धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। थोड़ा समय ज्यादा लग गया, अब थोड़ा रफ्तार पकड़ते हैं, पर मैंने एक सवाल में आप लोग को वेक्टर स्केलर सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 1 किलोवाट घंटा, सर 1 किलोवाट घंटा, किलो मतलब 10 की पावर 3, वॉट का वॉट तो पावर का यूनिट है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। 1 घंटे में क्या होता है सर, 1 घंटे में आप लोगों का 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। तो इन दोनों को आपस में गुणा करा दो, तो 36 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा सर, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 36 इंटू 10 की पावर 5, तो आंसर हो गया 36 गुणित 10 की घात 5 जूल। दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन आया है, सवाल पूछा गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। सर सवाल सुन लीजिए, अवतल दर्पण बोला है, क्या नाम दिया है सर, अवतल दर्पण बोला है, कॉनकेव मिरर बोला है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, देखो क्या क्या सवाल में दिया है। तो सर एक तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का आकार ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। साथ ही साथ में बोल रहा है प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझिएगा, अब मैं कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दूं, ध्यान समझो। सर एक मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर 2 टाइप के हैं सर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, मतलब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जब बीच से काट देते हैं, और बीच से काट देने के बाद ध्यान से समझिएगा सर, बीच से काट दिए और काट देने के बाद ऐसा किया कि सर इसके अंदर बाहर से पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया। और दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अंदर से पॉलिश किया, बाहर से परावर्तन होने लग गया। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, परावर्तन इस बार कहां से हो रहा है, ये पोल पॉइंट कहलाता है, ये फोकस पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। प्यारे साथियों एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सर इस प्रकार का मिरर जिसमें परावर्तन कहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है सर, तो सर वो इनर सरफेस से हो रहा है, लाइट आई टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई,
है ना, परावर्तन का मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करना। तो सर इनर सरफेस से आपका क्या हो रहा है सर, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट आई टकराई, टकरा के जा रही है। तो ऐसा जहां से परावर्तन अंतः पृष्ठ से होता है, क्या होता है, अंतः पृष्ठ से परावर्तन होता है, धसे हुए पृष्ठ से होता है, इसे हम नाम देंगे अवतल दर्पण। क्या नाम देंगे सर, अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर, क्या बोलेंगे सर, कॉनकेव मिरर। अब मेरे भाई 4-5 स्पेशल पॉइंट दोनों मिरर के बीच में मैं पढ़ा देता हूं, आप ध्यान से समझ लेना। यहां पर जो परावर्तन हो रहा है ये पोल पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए फोकस ले लिया। तो परावर्तन जो हो रहा है सर बाहर के सरफेस से हो रहा है, अंदर क्या है, पॉलिशिंग कर दी गई है, तो परावर्तन बाहर के सरफेस से हो रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम नाम देंगे सर उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। परावर्तन क्या हो रहा है, बाह्य सतह से हो रहा है, एक्सटर्नल सरफेस से हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि सर ये उत्तल दर्पण है। मतलब कि क्या है सर, कॉन्वेक्स मिरर है। सर इसे हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। आया बात समझ में? चलो भैया ध्यान से समझना, जब आप ये घटना कर रहे हो तो आपको खुद एक बात समझ में आ जा रही है कि अवतल दर्पण में चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे लाइट बीम को हम एक जगह पे क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। फोकस पॉइंट पे लाइट बीम क्या हो रहे हैं, फोकस पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो सर अगर लाइट बीम फोकस पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब ये लाइट को क्या कर रहा है। तो अवतल दर्पण के ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाता है कि लाइट को अभिसरित कर रहा है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं अभिसारी दर्पण। क्या नाम देंगे सर, अभिसारी दर्पण। हिंदी में क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे सर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। और वहीं पर उत्तल को थोड़ा सा देख लो, उत्तल लाइट को फैला दे रहा है, जैसे फुटबॉल पे आप पत्थर फेंकोगे वो पत्थर बाहर की ओर निकलेगा, तो ये फैला रहा है लाइट को। तो इसका जो रीजन है, दृष्टि क्षेत्र वो बड़ा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कुछ भी रटो मत, आराम आराम से बस देखते जाओ, समझते जाओ। डाइवर्जिंग मिरर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अपसारी दर्पण। ये रेलवे, एसएससी हर जगह पूछता है, आपको रटना नहीं है भैया। जो लाइट को फैला दे, अपसरित कर दे, मतलब अपसारी दर्पण। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, अभिसारी दर्पण बोलने से लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, लाइट को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पर लाइट की तीव्रता, प्रकाश ज्यादा है, तो आपको चीजें साफ दिखाई देंगी। इसलिए अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग साफ देखने में करते हैं। और उत्तल दर्पण लाइट को फैला रहा है, फैला रहा है, साफ जरूर नहीं दिखेगा, पर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको उसमें कवर होती हुई दिखेंगी। तो अब हमेशा सवाल पूछा जाता है, अलग अलग नाम दे देगा और आपसे बोलेगा अवतल है कि उत्तल है, आपको रटना नहीं है। मैं एक बड़ा आसान सा ट्रिक बता रहा हूं, जब भी स्पष्ट देखना है, साफ देखना है, स्पष्ट देखना है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और जब भी दूर तक देखना है, दूर तक देखना है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। यहां आपने देखा कि सर इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, सर इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो कैसा है सर, लाइट एक जगह इकट्ठा हो रही है तो नैरो है। दृष्टि जो विजन एरिया है वो क्या है, नैरो है। इसका जो विजन एरिया है, दृष्टि क्षेत्र है, यार लाइट को फैला रहा है, तो ये क्या है सर, ब्रॉड है। क्या है, विस्तृत है, ब्रॉड है। ठीक, अब सुनो, बहुत सुंदर सा एक हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे। सवालों से हम लोग ना अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ में आप लोग ना अपना 1-1.5 घंटा मुझे दिए हो तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर ने पढ़ाया, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। ये अभी सारी दर्पण आपके सीजी टेट के एग्जाम में जाइए, आप बार बार पूछ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बस इतना समझना है कि सर ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ज्यादा लाइट है, जैसे आप सुनार के दुकान में जाते हो, सर मनमाने लाइट लगा के रखते हैं। आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, कपड़ों के शोरूम में 100 लाइटें आपकी मुंडी पे दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट अच्छे से दिखाई दे, आप सुंदर लगो। इसलिए आप कपड़ा खरीद के ले आओगे, बाद में आप घर में आओगे तो पता चलेगा यार वहां तो अलग दिख रहा था, वहां तो ऋतिक रोशन को फील कर रहा था, यहाँ तो नवाजुद्दीन बन रखा हूं। ठीक है, खेल था लाइट का। आप हमेशा देखना ज्वेलरी शॉप में मनमाने लाइट लगाते हैं ताकि आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे। मेरे दोस्तों, इतना बोल रहा हूं मैं, आपसे मैं जैसे सवाल करूंगा कि डॉक्टर कान, नाक, गला ये सब देखने के लिए ना डॉक्टर टेप का यूज करते हैं, सामने डॉक्टर मिरर, वो कौन सा मिरर है, अवतल है कि उत्तल है। ऐसे ही गाड़ी का साइड मिरर अवतल है कि उत्तल है। गाड़ी का हेडलाइट जहां से लाइट निकलती है, अवतल है कि उत्तल है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। या मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलिए सर्च लाइट, जो हम लोग हेलीकॉप्टर से या बॉर्डर बीएसएफ वाले सर्च लाइट लगा के हमेशा ऐसे सर्च करते हैं ना जेल में, वो सर्च लाइट अवतल है कि उत्तल है। टॉर्च अवतल है कि उत्तल है। तो आपको परेशानी होगी, पर अब कुछ नहीं रटना है,
अब आप देखो, आपसे सारे जवाब खुद ब खुद बनेंगे, आप रिप्लाई करना। मैंने बोला साफ देखना है, साफ देखना है तो अवतल दर्पण। जैसे सेविंग मिरर, हम लोग सेविंग करते हैं, मिरर में झांकते हैं, तो सेविंग मिरर में सर साफ दिखना चाहिए कि कहीं पे कोई एक बाल छूट तो नहीं गया है। ब्यूटी मिरर बोलेंगे, ब्यूटी पार्लर में जो यूज हो रहा है, सर साफ दिखना है, मतलब सेविंग मिरर, ब्यूटी मिरर, अवतल दर्पण है। गाड़ी का साइड मिरर, छोटा सा साइकिल या मोटरसाइकिल में छोटा सा मिरर होता है जो 10 मंजिला बिल्डिंग को उसमें दिखा देता है, तो उसका एरिया क्या है, ब्रॉड एरिया को छोटे से दर्पण में दिखा रहा है। तो गाड़ी का साइड मिरर क्या है, उत्तल दर्पण। गाड़ी का हेडलाइट, जहां से लाइट निकलती है, अवतल है कि उत्तल है सर, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो सर गाड़ी की हेडलाइट ना साफ दिखाने का काम कर रहा है, 4 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखा पा रहा है, उसका रेंज 100 मीटर तक के आसपास रहता है ना, पर साफ दिखाता है कि अगर छोटा सा जानवर भी आ गया, सांप भी आ गया, मान लो बाइक पे चल रहे हो और आपको सांप नहीं दिखा, आप उसके ऊपर चढ़ा दिए, वो घुमा और छोटा सा किस कर दिया, जिंदगी खत्म। इसीलिए साफ दिखना जरूरी कि हाँ थोड़ी दूर में सर वहां पे एक सांप जा रहा है, वहां पे कोई एक जहरीली चीज रखी हुई है, तो साफ दिखना है। इसलिए गाड़ी का हेडलाइट, अवतल दर्पण। सर्च लाइट की बात होती है, सर्च लाइट में आप देखते हो बीम्स सीधी निकलती हैं, टॉर्च बीम सीधा निकलता है, सीधा निकल रहा है मतलब लाइट इकट्ठा हो रही, लाइट फैल नहीं रही है, तो सर वो कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। पर जो हम रोड पे स्ट्रीट लाइट यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में आपको बीम नहीं दिखेगा, लाइट की बीम आती हुई, किरणों की पुंज आती हुई नहीं दिखेगी। स्ट्रीट लाइट का एरिया कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक प्रकाश को फैला सके, तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैला सके, साफ आए जरूरी नहीं है, प्रकाश ज्यादा दूर तक फैले, तो वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब हमेशा के लिए याद रहेगा, यस सर। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आता है सर वी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, और एक आता है सर फोकस लेंथ, और एक आता है पावर। ध्यान समझना, उत्तल और अवतल में क्या अंतर है, यहां भी यू, फिर वी, फिर यहां पर फोकस और पावर। यू देखो, यू इकलौता ऐसा है ना जो दोनों ही दर्पण में आप नेगेटिव लोगे, दोनों ही दर्पण में आप क्या लोगे, यू को नेगेटिव लोगे। बाकी अवतल में सब कुछ नेगेटिव लेना, तो यहां पर प्रतिबिंब भी क्या होता है, माइनस, फोकस भी क्या होगा, माइनस, पावर ऑफ मिरर भी क्या आएगा, माइनस। ये अवतल और उत्तल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर जब आप उत्तल की बात कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर में यू बस नेगेटिव, बाकी सब कुछ पॉजिटिव, बाकी सब कुछ पॉजिटिव। समझ में आया। अब एक चीज, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब दर्पण के दाहिनी ओर बना रहा है, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, और इस दर्पण को आभासी दर्पण, इमेजिनरी मिरर के नाम से जानते हो, और इस दर्पण को हम लोग वास्तविक दर्पण, रियल मिरर के नाम से कहते हैं। समझ में आया, वास्तविक दर्पण, रियल मिरर, RM शॉर्टकट में रियल मिरर। ये सवाल आपके सीजीटेट शिक्षक भर्ती में आ चुका है। आभासी दर्पण, वास्तविक दर्पण कौन कौन सा है, तो अवतल और उत्तल। बात समझ में आया। चलिए अब मेरा जो सवाल है दोस्तों, सवाल पे एक बार मैं डाटा उठाता हूं, उसके बाद हम आगे की कहानी बढ़ाएंगे। आपने सारा चीज समझ गया, अवतल में सब कुछ नेगेटिव, उत्तल में यू को छोड़ के बाकी सब कुछ पॉजिटिव। अब हम सवाल में आए हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो सवाल में आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपसे क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। सर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो जो फोकस दूरी है उसको हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। सर ये साइन कन्वेंशन में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसलिए गलतियां होती हैं। साइन कन्वेंशन आपके हाथ में आ गया ना, अब कभी आपका ऑप्टिक्स का सवाल गलत नहीं होगा। आप बोलो कि गलत होके दिखाए। तो जब एसीएफ के लिए मैं पढ़ा रहा था भैया, ट्रिपल स्टार, वो लोग भी एसीएफ की तैयारी करते थे, आए मिले, और वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, एकदम ऐसा हट्टा कट्टा शरीर, और वो आए और इतने अच्छे से अदब से वो बात किए थे कि यार हमेशा से ऑप्टिक्स में ना सवाल नहीं बनते थे, कंफ्यूज रहता था, पर आपने इतने कम लेक्चर्स में जो चीजें कवर करा दी हैं। एसीएफ क्या है, बड़ा पद है ना, पीएससी का पद है, और टीआई के रैंक पे थे सर वो, पर इतना अच्छा, अब तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, ठीक है। तो बोलते हैं यार बहुत सुंदर है यार, अब मेरे से सवाल गलत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ना आना चाहिए, और जब ऐसे अच्छे पद पे बैठे हुए लोग जब आपको इंकरेज करें ना, तब आपका मनोबल और बढ़ जाता है, ठीक है। तो फोकस लेंस आपका दिया है -10 सेंटीमीटर, लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर वस्तु की दूरी मतलब यू क्या है, माइनस की प्लस, तो सर अवतल हो उत्तल हो, यू हमेशा माइनस में ही लेना है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बताना है आपको, बताना व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो क्वेश्चन में साइज पूछा गया है, पर मैं एक काम करूंगा सर, मैं क्या काम करूंगा पता है सर, मैं सब कुछ लेकर आऊंगा। पहले तो मैं पोजीशन ऑफ इमेज लेकर आऊंगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज लेके आना है मतलब वी,
सर आप लोग को मिरर फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो देख लो। तो अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, घबराइए मत, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बनता है न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/f इक्वल टू आप लेते हो 1/u प्लस 1/v, डाटा ला के रख दीजिए। तो 1/f, f की जगह पे मैं -10 रखा, बराबर 1/u, u की जगह पे सर मैंने -15 रखा, प्लस 1/v चल रहा है। एक काम करो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा सर -1/10, और ये माइनस आके इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/15, बराबर क्या चल रहा है 1/v। 10 और 15, 1/v को इधर रहने दो, 10 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे, मान लो नीचे 150 ही आ गया, ऊपर में क्या रहा है -15 + 10, मतलब -5/150, मतलब -1/30। तो 1/v की वैल्यू आई है -1/30। तो प्यारे साथियों v की वैल्यू कितनी आ गई -30, ये आ गया v। v की वैल्यू नेगेटिव आई है, और अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव आना भी चाहिए था। v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब मेरे प्यारे साथियों याद रखिए, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है, जिसको रेखीय आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ये सब मैं अभी अभी ऐप पे पूरा पढ़ाया हूं ना, ठीक है। तो भैया मैग्निफिकेशन m की वैल्यू -v/u करके ली जाती है। तो यहां पर मैंने -v की जगह पे कितना रख दिया 30, और डिवाइडेड बाई u, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर -15। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मॉड में ले लो, तो अपन सॉल्व करेंगे, तो मैग्निफिकेशन मान के चलिए सर 2 आ गया। अब ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना दोस्त, यही होता है I/O। क्या है, साइज कभी भी नेगेटिव में तो होता नहीं है। जैसे मेरी हाइट -15 फीट है, -5 फीट है कि 10 फीट है, प्लस में है ना सर, माइनस में कभी साइज आकार नेगेटिव में तो आता नहीं है, इसलिए मैंने प्लस ले लिया। एक्चुअल में आया माइनस, पर मैंने उसको मॉड लगा के प्लस ले लिया। यही मैग्निफिकेशन की वैल्यू I/O, I मतलब प्रतिबिंब का आकार, बटे में वस्तु का आकार होता है। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो आपने 2 ला रखी है, प्रतिबिंब का आकार आप लोग को लाना है। वस्तु का आकार क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, वस्तु का आकार कितना है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सर, जो हमारा ये तो लिखा हूं, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो O की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार पूछा गया, तो आकार हम लोग को मिल गया है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, हो सकता है इन दोनों में से कोई हो। अब सुनो, v क्या है माइनस में है, माइनस का मतलब क्या होता है सर, यहां पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। इमेज का प्रतिबिंब का आकार है 4 सेंटीमीटर का, और वो रियल नेचर का है। तो सुंदर सा सवाल था, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, खूबसूरती है इस एग्जाम की। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सवाल आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए भैया, और आप बता दीजिए कि ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है सर। 8.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व, बोला कॉइल ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 8.4 मिली हेनरी। सिलेबस देखा था, एक बच्चा यूट्यूब में आके कमेंट भी किया था, सर सिलेबस तो 9th-10th का है। मैंने उसको बोला भाई जा पेपर देख, एक बार भाई पेपर भी तो देख लो, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भैया पढ़ना पड़ेगा उस लेवल पे, ठीक है। 8.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व एवं 6 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया। मैं डाटा उठा रहा हूं सर, डाटा क्या क्या उठा रहा हूं सर। एक तो हम लोग को इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 8.4 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ हेनरी, मिली हेनरी। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, कितना दिया है 6 ओम का। और क्या दिया है सर, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 12 ओम का, सॉरी 12 वोल्ट का, ये बोला है ना सर, वोल्टेज 12 वोल्ट का है। द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। अच्छा सर, कॉइल का जो करंट है ना, ये है सर 1 एम्पियर का। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सर टाइम पीरियड कितना लगेगा। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात समझिए, ये जो इंडक्टेंस है या ये सब जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना सर, ये सारे के सारे डिवाइसेस आप लोग के एसी सोर्स में है। और यहाँ पर जो I की वैल्यू होती है वह एक्चुअल में I0 1 - e -t/τ होता है। ये एक रिलेशन है, क्लास 11-12 के करिकुलम में आप इसको पढ़ते हो। इस सवाल का जो आंसर आएगा, क्योंकि आप लोग को L दिया है, एक्चुअल में ये जो टाउ है ना, ये टाउ है, ये क्या है, तो सर ये जो टाउ आता है ये L/R का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, L/R। अच्छा I0 कहां से आएगा सर, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस दिया है या वोल्टेज दिया है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड वोल्टेज है। तो जब मैं सवाल को सॉल्व करना शुरू करूंगा
तो मेरा I इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो सर आप V अपॉन R लगा दो, V कितना था 12, R कितना था 6, तो आई नॉट की जो वैल्यू आई है मेरे प्यारे साथियों वो कितनी आ गई है 2 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू हमने कितनी ले ली 2 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है सर। तो अब यहाँ पर डाटा ला ला के सेट करके आगे बढ़ाइए सवाल को। तो जब मैं सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर I की वैल्यू है 1 एम्पियर, लगा दिया मैंने 1। आई नॉट की वैल्यू मैंने ला रखी है सर कितना 2 एम्पियर, लगा दिया मैंने 2। सर 1 माइनस क्या चल रहा है e टू द पावर माइनस ऑफ t अपॉन टाउ, थोड़ा सा लॉगरिथम चलेगा, ये 2 को यहाँ भेज दो तो ये 1/2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब दोस्तों इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो जैसे मैं इसको इधर ले आया तो e की पावर माइनस टी बाई टाउ बराबर चल रहा है 1 माइनस 1/2, मतलब आंसर आया 1/2। क्या आया 1/2। अब ध्यान समझना, एक काम कीजिए, आप दोनों साइड लॉग लगाइए, तो लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ t बाई टाउ बराबर चल रहा है लॉग ऑफ 1/2। अब मेरे दोस्तों लॉग का बेस e है, लॉग का बेस क्या है e है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखो लॉग में तो जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है, तो माइनस टी बाई टाउ आ गया सामने, और अंदर में क्या है लॉग e जिसका बेस भी क्या है e। तो लॉग में याद रखना फंक्शन और बेस जब भी बराबर होते हैं वो वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे log 10 बेस में भी 10 आए 1 होता है, log 5 बेस में 5 आए 1 होता है, log e टू बेस e 1 होता है। पर यहां पर आओ, यहां पर आओगे तो इसको मैं log 1 लिखूंगा, बेस में e है, माइनस log 2 लिखूंगा क्योंकि log m बाई n क्या होता है, log m बटा n का आपने सूत्र पढ़ा है ना जी, ये होता है log m माइनस ऑफ log n। ठीक है, देखो पेपर अच्छा आया था इसलिए इस पेपर में मेरा खुद का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री जो 80 आया था उसमें मैंने 71 स्कोर कर दिया था, अच्छा खासा रैंक के साथ सेलेक्टेड था। तो टफ पेपर होने के कारण ही माहौल आसान हुआ था, क्योंकि नीट IIT के लिए पढ़ा है, 200 से ज्यादा तो IITian रहे हैं अपने खुद के स्टूडेंट। आइए log 1 की वैल्यू 0, log 2 देखो बेस e है, आप log 2 की वैल्यू 0.303 बोलते हो ना, तो भैया 0.3010 वो log बेस 10 रहता है तब का है, बेस e है, तो इसमें ना 2.303 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 2.303 इंटू 0.3 जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो 0.693 आएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हो। सर देखो ये माइनस माइनस अब हटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा t। अच्छा टाउ, टाउ की वैल्यू क्या है सर L बाई आर, L बाई आर बराबर क्या हो रहा है 0.693। अब मेरे प्यारे साथियों हमको कहीं चाहिए क्या था, हमको चाहिए था टाइम पीरियड, हमको क्या मांगता, टाइम पीरियड मांगता, तो यहां से टाइम पीरियड बस हमको चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा ये L बाई आर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया इंटू 0.693। ठीक है भाई, चलो L की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ला के सेट कर दीजिए, तो 8.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.693 बगल में मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई आर, आर कितना दिया है सर 6 दिया है। तो मेरे भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए कि सर ये 6 है और ये 0.6 है, 0.1 में कट गया तो 8.4 आ रहा है हमारा, 8.4 इंटू 10 की पावर 8.4 इंटू 10 की पावर -4। इसी को कोई बच्चा चाहेगा तो बोलेगा 0.00008, तो 0.0008 को हम लोग चाहेंगे तो सर इसको 0.001 बोल दूं, नियरली 0.001, भैया 8 के पीछे की संख्या 1 बढ़ा दूंगा ना, 5 से बड़ा नंबर है तो 0.001 मतलब 1 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड ही तो ले रहे थे ना हम लोग, किसकी वैल्यू आ रही है टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली जो जवाब लिया गया 0.00084 सेकेंड आ रहा है, मतलब 1 मिली सेकेंड बोल दूंगा, वेरी क्लोजली 1 मिली सेकेंड, ये ऑप्शंस होंगे नहीं, क्या आंसर आ जाएगा 1 मिली सेकेंड। आया बात समझ में, ठीक है, कितना भी पढ़े नहीं बनेगा, कुछ सवाल तो ऐसे रहेंगे, ठीक है, कुछ सवाल तो ऐसे बिल्कुल रहेंगे, बट हम हैं ना साथ में, परेशान काहे हो जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सवाल की बात करते हैं। सर ये सवाल ACF के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग के 2016
2017 असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, दोनों में इस पे सवाल पूछा गया है। अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम हुआ, उसमें भी इस टाइप के सवाल गिरे। ठीक है, द पावर ऑफ द सोलर पैनल डिपेंड ऑन, बोल रहा है एक सौर पैनल की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो सर सौर पैनल की जो शक्ति होती है ना सर, वो पर यूनिट एरिया में जो सोलर हमारे रेज आती हैं वो कितनी आती हैं उनसे डिपेंड होता है। इसलिए जो इंटेंसिटी निकाला जाता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिया जाता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, और जितनी ज्यादा तीव्रता रहेगी सोलर का पावर उतना ज्यादा रहेगा। अच्छा, एसीएफ में जो सवाल पूछा गया था वो सवाल पूछा गया था पावर फैक्टर, सोलर पैनल का पावर फैक्टर कितना होता है। तो भैया सोलर पैनल का जो पावर फैक्टर रहेगा वो आप हमेशा से याद रखेंगे, दोनों बार 16-17 दोनों में आया है 80%। 80% मतलब 0.8। ये एसीएफ का क्वेश्चन है सोलर पैनल के ऊपर। फिलहाल के लिए पूछा गया है सोलर पैनल की शक्ति किस पर निर्भर करेगी। ये सवाल तो बड़ा आसान सवाल हो गया। ठीक है, किस पे निर्भर करेगी सर, सौर पैनल में सौर सेलों के अभिविन्यास पे, बिल्कुल सही बात है। और सौर सेलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, देखो ना एरिया को तो हम कवर कर रहे हैं ना। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा फोटॉन्स आके उस पर एमिट करेंगी, तो वहां से पावर डिसाइड करना है। तो सर इन दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जवाब क्या लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला। चलिए छठवां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, लेवल देख लीजिए भाई, ये डायरेक्ट आप लोग का पेपर है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूं। सीधे 2019 लैब अटेंडेंट का पेपर मैंने आप लोग के बीच में रखा हुआ है, आप खुद वैल्यू देख लीजिए। कोई आंसर कैसे नहीं कमेंट कर रहा है। अच्छा हाँ, डीएनए जी एकदम मुद्दे की बात बोल दी आपने तो। चलिए ठीक है, अरे मैथ्स क्लास आज लाइव नहीं हुआ है भाई, कल ले लूंगा या चलो मंडे से रहेगा। और अभी तो आई थिंक आप लोग का मैथ्स का है, झूठे लोग। सुबह इसलिए क्लास आज वर्ग 2, सैटरडे है ना, सैटरडे में आप लोग का टेस्ट हुआ ना, मैं तो वीडियो डाला हूँ। ये आज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में प्रॉपर आज टेस्ट हुआ है। कहाँ गया टेस्ट पेपर, आओ, मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया था। तो भैया टेस्ट जो रहता है ना क्लास टाइमिंग में ही होता है। आज तो ये टेस्ट हुआ है आप लोग का, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ठीक है, और वर्ग 1 की तो मैथ्स की क्लास हुई है आज, सबका क्लास हो रहा है। तुम लोग देखो बाकी जगहों से तुलना करोगे ना, 2 या 3 क्लास देते हैं, हमारे यहाँ सर 5 से 6 क्लास रोज जाती हैं। चाहे वर्ग 2 वाला बच्चा हो, लैब अटेंडेंट वाला बच्चा हो जो जुड़ा है, तो बच्चों को ऐसा लगता है ना सर टाइम टेबल वाला इशू है। सर टाइम टेबल का इशू ऐसा होता है ना, क्लास में टीचर 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा रहा है तो उसको नहीं रोकने का मन करता है, फ्लो में है, ज्ञान दे रहा है वो, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम डिस्टर्ब होता है, नेचुरल है। पर आप ये देखिए ना, बाकी जगह 2 ही क्लास देनी है या 3 ही क्लास देनी है लोगों को, तो टाइम टेबल ठीक है। हमको 6 देनी है भाई, क्योंकि हमको पता है एग्जाम अचानक से आ जाएगा, बच्चा करेगा क्या। और हम समय पे सिलेबस करा लेंगे तो हम रिवीजन भी कराएंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चे का, क्योंकि हमको मतलब है आपके सिलेक्शन से। ठीक है, तो जहाँ चीजें ज्यादा होती है ना, जैसे भारत एक बड़ा देश है, तो बड़े चीजों को संभालने में ना थोड़ा सा तो चलता है। ठीक है, अब वो आप प्यार रखिए कि हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, सबसे इफेक्टिव दे रहे हैं, सबसे कम फीस में दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग समय के साथ समझ जाओगे कि हाँ यार किस लेवल पे जीत फाउंडेशन मेहनत करता है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन ना पॉइंट में दिया है। ठीक है, देखो जब मैं ये पेपर बना भी रहा था ना लैब में, जब जब पेपर में मैं बैठा था, उस समय 22 साल 21 साल की उम्र बस थी। ठीक है, तो मैं 3-4 जगह ना तो मैं चिड़ के बाहर निकल गया था, छीरे कैसे मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में सर ये 12 एम्पियर इन्होंने लिख दिया था, वो है क्या सर 1.2 एम्पियर। क्या है सर 1.2 एम्पियर। अभी काम करो सर, इस 1.2 एम्पियर को एक उससे लाके जोड़ दो, और 6 एम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या है, इससे जो धारा बह रही है इसका मान आप बताइए। तो भाई कोई लोड नहीं है, आराम से मान लीजिए बैटरी का V है, समांतर क्रम संयोजन में है तो ये भी V होगा, ये भी V होगा, पर समांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ जाता है, ये I1 करंट हो जाएगा, ये I2 करंट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको इतना पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि सर हम लोगों ने ना नेट करंट ला लिया है। नेट करंट जो बैटरी से निकला है, ये करंट 1.2 एम्पियर, तो नेट करंट हम लोग को दिया हुआ है सर 1.2 एम्पियर। हम लोग को नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो आप कैसे निकालते हो सर, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब आप यहां पर देख रहे हो सर
6 4 24, 24 बटा 6 धन 4 कितना हो गया 10। तो मेरा जो नेट रेजिस्टेंस आ गया मेरे प्यारे साथियों वो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। तो भैया नेट आपको करंट मिल गया है, नेट आपको रेजिस्टेंस मिल गया है, तो नेट वोल्टेज भी तो मिल जाएगा। ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू होता है आई आर, तो भैया आई नेट इंटू आर नेट कर दो। आई नेट कितना है 1.2 एम्पियर, आर नेट कितना है 2.4 एम्पियर 2.4 ओम। तो ये हो जाएगा सर 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28, तो हमें मिल रहा है 2.88 वोल्ट। ये मेरा क्या आ गया सर नेट वोल्टेज आ गया। एक बार नेट वोल्टेज आपके हाथ में आ चुका है, सवाल के डाटा से मैंने नेट वोल्टेज निकाल लिया, ये आपके हाथ में है। अब क्या करने वाले हैं, तो सर हमको इतना पता है कि इन दोनों जगह से समांतर क्रम में है तो वोल्टेज नहीं बदलता, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो सर इस पॉइंट का जो वोल्टेज वी नेट रहेगा वो तो V के बराबर आएगा और वो है 2.88 वोल्ट। कोई दिक्कत नो सर। अब हमको ये बात पता है कि सर हमको बोला है सर 6 ओम से प्रवाहित होने वाला ये जो है ना, इससे प्रवाहित होने वाला करंट आप बताओ, ये मैं बना दूंगा। 4 ओम वाला का करंट तुम लोग लाना, अरे कुछ समय ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो भैया अब हम लोग को बात करनी है सर 6 ओम प्रतिरोध पर। तो सर 6 ओम प्रतिरोध में जो विभवांतर आएगा वी नेट आएगा वो उसके करंट इससे कौन सा पास हो रहा है I1 और उसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। हाँ सर। तो मेरे प्यारे साथियों आपने ये वैल्यू वोल्टेज की ला ली है 2.88, I1 आपको निकालना है, तो ये जो 6 मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा। तो I1 की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर 0.6 चौक 24 होता है तो 4 लगा दो, फिर 4 8 8 छक 48 होता है ना, तो 8 लगा दो, तो 0.48 एम्पियर किसी ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे ही अगर आप लोगों से I2 करंट बोला जाता, I2 कितना आता, तो सर इन दोनों करंट का योग 1.2 एम्पियर था, तो I2 करंट बोला जाता तो 1.2 माइनस I1 कर देते, मतलब 1.2 माइनस 0.48 बोल देते, तो आपसे 4 ओम से गुजरने वाली धारण मिल जाती। सवाल समझ में आ रहा है। चलिए योगा वाले जो है ना, मैं इसका थोड़ा सा आप लोग को वीडियो बीच में नहीं बना पाया था, पर मैं क्लियर कर दूंगा। व्याख्याता वर्ग 1 में बीएड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक केवल विज्ञान प्रयोगशाला को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी टीचर इंक्लूडिंग कंप्यूटर टीचर में भी, मैं डीपीआई गया था तो वहां से इंफॉर्मेशन मिली कि कंप्यूटर टीचर के लिए भी इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं या बीसीएमसीए वाले जो हैं वो लोग बीएड की डीएड करना अनिवार्य है, ठीक है। धीरज यदू जी धन्यवाद। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट जोन है ये, विस्टम ब्रिज अच्छा लगता है। हम लोग इस पर प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब किए हुए हैं, हम लोग के स्कूल का लैब आंधी तूफान था, ठीक है। सर खुद आईआईटी कानपुर के थे तो स्वाभाविक सी बात है। तो दिखाए गए व्हीटस्टोन सेतु में P इक्वल टू दिया है सर, P जो है ए P का वैल्यू है सर 2 ओम, Q की वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। R जो है सर 6 ओम का है और S जो है आप लोग का 8 ओम का है। यहां तक कहानी ठीक है। संतुलन प्राप्त करने के लिए S के सिरों पर लगाए गए शंट का प्रतिरोध निकालना है। शंट क्या होता है, शंट अपने आप में एक प्रतिरोध होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो बोल रहा है S के सिरों के मध्य लगेगा, तो आपने इस तरीके से एक R रेजिस्टेंस का शंट लगा दिया। आ रहा है बात समझ में, आपने क्या किया R रेजिस्टेंस का शंट लगा दिया। अब मेरे प्यारे साथियों अब ध्यान समझना, ये इस शंट की जो वैल्यू है वो मैं X मान लेता हूं, X ओम का शंट लगा, अरे पूरा ही गायब हो गया। शंट का मतलब होता है सर उसके साथ बस जोड़ देना, है ना। X प्रतिरोध का मेरा एक शंट है। ध्यान से सुनो, व्हीटस्टोन ब्रिज में बोल दिया सर संतुलन प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है सर, बैलेंस। तो याद रखना जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बहुत आसान सा आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें जो हमारे एक दूसरे के एंटी जो आते हैं, मतलब P और R, ठीक है, इनका और Q और S इनका जो प्रोडक्ट आएगा आपस में बराबर आएगा।
तो कई लोग ना किताबों में क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं पता है, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। भैया पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस ऐसा मत पढ़ो, आपको बस इतना याद रखना है कि क्रॉस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, तो P इंटू क्यू बराबर हो जाएगा Q इंटू एस। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मेरे प्यारे साथी, सॉरी P इंटू आर, P इंटू आर। सर क्रॉस का प्रोडक्ट बैलेंस विस्टम ब्रिज का कंडीशन है। विस्टम ब्रिज दो टाइप की है, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस विस्टम ब्रिज कभी भी आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, केवल बैलेंस विस्टम ब्रिज पूछा जाता है और आया हुआ सवाल है। तो सर इनके लिए आपको कोई पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस किताबों में लिखे रहता है, मत फंसना उस पर, प्लीज मत फंसना। आप हमेशा याद रखना सर जो एक दूसरे के एंटी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर होना है अगर बैलेंस्ड है। मतलब P बाई क्यू बराबर, यहां से देखो क्या आ गया, S बाई आर आ गया। क्या आ गया? S बाई आर। आप लगाते R बाई एस, कच्चा हो जाता है, आंसर ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं बोला किताबों की भावनाओं में मत जाओ, जो सिखा रहा हूं उस पर काम करो। P की वैल्यू कितनी दी हुई सर? 2 ओम। Q की वैल्यू कितनी दी हुई सर? 3 ओम बराबर S। सर दो प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल में है, तो पैरेलल में मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर देना। तो R1 R2 मतलब 8x डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 8 प्लस x। ये हो गया S का मान, ये जो हमारा S रेजिस्टेंस है दोनों को मिला के, डिवाइडेड बाई R कितना था सर? 6 था। अब दोस्तों जो जो चीजें सॉल्व हो जा रही है कर दो। 3 दूना 6 कट गया, 2 2 कितना हो गया? 4 बराबर कितना आ रहा है? 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x। आपसे यही पूछा गया था, ये जो शंट हमने x ओम का लिया है ना, इसी का मान लाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 8 32 प्लस 4x बराबर कितना आ रहा है? 8x। अब इस 4x को उधर भेजो तो आपको आ रहा है 32 बराबर क्या हो जाएगा? 8x में से 4x गया, कितना बचा? 4x। तो x का मान कितना हो गया? 32 बटा 4, बोले तो 8 ओम। ऑप्शन में दिख रहा है हाँ सर, तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। तो दिस इज स्पेशल कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड विस्टम ब्रिज। याद रखेंगे आप लोग, क्रॉस करा के प्रोडक्ट बराबर रखना। और ये जो बीच में आपका ये लगाया था, इसको इसमें से करंट जाता ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस विस्टम ब्रिज में ना यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाता है। तो अगर वोल्टेज सेम हुआ, जब तक वोल्टेज में डिफरेंस होता है, याद रखना विद्युत धारा विभवांतर के कारण पैदा होती है। विभव अगर 5 वोल्ट से में कोई धारा नहीं जाएगी, 5 वोल्ट 4 वोल्ट हो गया ना, तब धारा जाएगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मेरे दोस्तों यहाँ का वोल्टेज सेम होता है, इसमें से कोई करंट नहीं जाती है, तो इसको उखाड़ के आप बाहर फेंक दो, ये किसी काम का नहीं था। अब इस तरीके से सोच के बना लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आ रहा देख के? भैया सवाल तो आए थे, सलीखेदार सवाल आए थे। और दर्शाए के चित्र में R बराबर है 2.5 मीटर त्रिज्या है। भैया ये जो रेडियस दिया है ना सर, ये 2.5 मीटर की रेडियस है। ओके, वृत्ताकार पथ पे दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो आप लोग का आ रहा है ना एक्सेलरेशन, ध्यान समझेंगे भैया, ये एक्सेलरेशन जो है आपका, ये दिया है आप लोग का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब ये एक्सेलरेशन दो भाग में टूट रहा है सर। एक तो ये हो जाएगा जो इसका सेंटर की ओर आएगा, इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और एक जो रहेगा इसके टेंजेंशियली बाहर ऐसे निकलेगा। आप चाहो तो इसको पीछे इस तरह ऐसे खींच दो, यस और नो? ठीक है, मतलब ये कभी भी हम लोग ऐसे बीच में से कोई अगर थीटा एंगल बनाता है ए, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, जिसके साथ थीटा बना है उसके साथ कॉस कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस वाला है उसको क्या बोलेंगे? साइन कंपोनेंट। ए साइन थीटा के नाम से दूंगा। तो वही काम कर रहा हूं, इसको बस पकड़ के ऐसे करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो सर आप साफ साफ समझ पा रहे हो, आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि सर ये पूरा एंगल जो है ना, ये 90 है, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल ऐसा 90, ये थीटा बना है। तो हम लोग को ना ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा ए आर, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये ए टेंजेंशियल है, 36 बाहर निकल रहा है, और ए आर मतलब रेडियल है, अंदर की ओर आ रहा है, सेंटर की ओर आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर बात समझ में आया? यहां से मगर एक बात तो मैं समझ गया कि ए आर बराबर क्या है, जिसके साथ थीटा बना है उसको कॉस कंपोनेंट लेते हैं, तो वो ए कॉस थीटा के बराबर होगा। और थीटा कितना है सर? सॉरी, थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री, तो ए कॉस 30 डिग्री, ये हमारा हो गया ए आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए कॉस 30 कितना होता है? √3/2, वैल्यू रख लो। ऐसे ही ए टेंजेंशियल की बात होता, स्पर्शी त्वरण भी आपको पता है ना कि वृत्ताकार गति में जो त्वरण रहता है वो हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? लगातार। वृत्ताकार गति में चाल जो रहेगी,
चाल जो रहेगी वो नियत होती है, पर वेग नियत होता है क्या? नहीं, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, वो दिशा पर भी निर्भर करता है और वो टेंजेंशियली बाहर निकलते रहता है, वो हमेशा टेंजेंशियली बाहर निकलते रहता है। ठीक है केशव जी, वो पी बाई क्यू वाला अब हमेशा के लिए भूल जाओ, क्रॉस बस करना देना आमने सामने। गोविंद सिंह MPPGT का कोर्स लेना है तो आप जो थंबनेल में नंबर होगा ऑफिस का, उसमें आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा प्यारा लगता है आप लोगों को, मतलब आप लोग मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश में दिल्ली नोएडा जोन से मैंने एक बार ऐप का एनालिसिस चेक किया था, और कम से कम सर सैकड़ों की संख्या में वहां से बच्चे जुड़े हैं, तो प्यार लगता है भाई, मजा आता है। यहाँ इस जीत फाउंडेशन परिवार को अब पूरे ग्लोबल इंडिया लेवल पे वो प्यार मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, उमंग सिन्हा जी सिलेबस में जो है वही पूछेगा, सिलेबस में टॉपिक डाल देता है ऑप्टिक्स, क्वेश्चन तो अभी ऑप्टिक्स के ही आए थे, सिलेबस में टॉपिक डाला है वृत्तीय गति, लो ये क्वेश्चन आएगा। अभी सिलेबस से 10वीं का सिलेबस और 12वीं 11वीं का सिलेबस अंतर थोड़ा भी है। 10वीं में भी आप लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, पर वो लेवल डिपेंड करेगा कि कहाँ से आ रहा है, किस लेवल का डालेगा। क्लास 10th में भी प्रकाश की है, परावर्तन अपवर्तन तक, और 12th में भी है। ठीक है, गति के नियम 9वीं में भी हैं, गति के नियम आप 11वीं में भी पढ़ते हो, पर एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पढ़ते हो। सिलेबस तो वैसे ही डालेगा, क्वेश्चन कैसा डालेगा उसके लिए तो प्रिपेयर करना है। ठीक है, हालांकि टफ नहीं है, बहुत ईजी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे बोल रहा है कण की चाल कितनी है, ए भैया चाल पता नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ए साइन थीटा, कॉस हो गया तो ये साइन हो गया, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री मतलब a/2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, आपको चाल निकालने बोला गया है, तो भैया मेरे आप एक बात समझिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि ए आर इक्वल टू होता है सर v² अपॉन में r, v² अपॉन में कैपिटल R ले लो, स्मॉल r ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि सेंटर की ओर जो लगता है ना, इसी को तो आप लोग सेंट्रीपेटल त्वरण बोलते हो, अभिकेंद्र त्वरण। और इसी अभिकेंद्र त्वरण से आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा अभिकेंद्र बल का। बल क्या होता है सर? बल क्या होता है? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स का आपने नाम पढ़ा होगा, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? आपने पढ़ा था ना, mv²/r। तो mv²/r क्यों पढ़े थे? क्योंकि सर ये जो एक्सेलरेशन था ना, यही एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, v²/r। उसमें m का मल्टीप्लाई करा के आप लोग सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ते थे, जो टुवर्ड्स द सेंटर जाया करती थी, मतलब केंद्र की ओर जाया करती थी, अभी केंद्र बल जिसको बोलते थे, या आप केंद्र बल, इसी का अपोजिट हो जाता था, वैल्यू सेम होती थी mv²/r। तो ये फॉर्मूला में a की वैल्यू क्या है, v²/r है। दोस्तों मेरे, हमको v चाहिए, हमको चाल चाहिए, तो v² बराबर में क्या बोलूंगा, r इंटू ए आर। ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में r इंटू ए आर। ए आर कितना है, a√3/2 है, बोलो हाँ या ना। एक काम करो, डबल रूट हो जा रहा है तो इसमें अभी v² को ही लेके चलो, अभी v² ही लेके चल रहा हूं, r इंटू a√3/2। मेरे प्यारे साथियों, r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, बोल रहे दर्शाए गए चित्र में त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त करते, अरे दी थी ना, हाँ। त्रिज्या कितनी है भैया, त्रिज्या कितनी है, 2.5 मीटर। तो r की जगह पे हमने रख दिया 2.5 मीटर, इंटू a की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू √3/2। सॉल्व किया, ये v² की वैल्यू है। तो देखो ये से ये कटेगा, ये हो जाएगा 1.2, 1.2 में 10 का गुणा करोगे 12, 12 में 1.7 का गुणा करा रहे हो, तो 12 में 1.7 का गुणा करा दोगे तो या 12.5 ही मान लो, उसमें 1.7 का मल्टीप्लाई करा और उसको स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो 12 गुणा 1.7 अगर मैं करता भी 12.5 इंटू 1.7, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 15×16 = 17, अप्रोक्सीमेट लो ना, अप्रोक्सीमेट लो, 12 × 12, 12×2 12.5 = 25 होता, 25 में आप देखो आंसर सामने रखा हुआ है, अपने को लेना है बस आंसर। कैलकुलेशन में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है, मैं बोलता हूँ 2 सेकंड के अंदर बनाओ, मैं नहीं करता गुणा गणित, मैं सोचता हूँ सर इसका दुगुना करता तो 25 आ जाता, 1.7 मतलब 20 ले लेता हूँ, और 20 का वर्गमूल लेना है, 20 का क्या लेना है, वर्गमूल। तो सर
वर्गमूल 20 के अंदर की वैल्यू कितनी होगी, खुद से सोच लो। तो वर्गमूल 16 होता है 4, वर्गमूल 20 कितना होता है, वर्गमूल 20 होता है, सॉरी वर्गमूल 25 होता है 5। तो 4 और 5 के बीच की वैल्यू, 4 और 5 के बीच की वैल्यू, बात खत्म। आंसर तो सामने से दिख रहा है, आंसर तो हमको सामने से दिख रहा है, 4.5 4.6, बात खत्म कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, अरे सर इसमें ना कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गए सर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 14 आ गया, बीच के सवाल गायब हो गए। इसीलिए मैं ना पहले से तैयारी कर लिया हूं। मैं आप लोगों का ये मैंने ऑफिशियल साइट से उठाया, देखो लिंक के थ्रू उठाया, तो बीच के सवाल गायब थे। अब देखो बीच के सवाल आ जाएंगे, है ना, पहला दूसरा तीसरा यही सवाल बनाए थे, चौथा ये सा, कोई दिक्कत तो नहीं, पांचवा यही सवाल था, छठवा यही था, सातवां सवाल देख लीजिए, सातवां थोड़ा सा हटाओ तो ज्यादा टफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 8वें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सवाल पूछा गया है, यदि म्यू अपवर्तनांक के जल में h गहराई पर कोई आंख स्थित है तो बाहर की ओर देखती है। भैया आपकी आंख जो है ना अंदर है और देखना बाहर है। देखो जब हम बाहर से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब किसी चीज को देखते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए आपने बाल्टी में कॉइन डाल दिया और ऊपर से देखते हो तो सिक्का आपको उठा हुआ दिखता है, पर सिक्का एक्चुअल में उसकी जो आभासी गहराई है वो ऊपर है, वास्तविक गहराई और नीचे है। जैसे आपको मछली दिखती है, तो मछली दिखती है तो आपको लगेगा मछली सर 2 मीटर पे है, पर वो आपको एक्चुअल में मछली कहाँ रहेगी, 3 मीटर पे। आपको उभरी हुई ऊपर दिखेगी, तो आप 2 मीटर पे हाथ मारोगे, मछली बोलेगे फंस गया, पढ़ा नहीं है फिजिक्स, तो आपको हंस के निकल जाएगी। वही क्रिश मूवी देखे हो, क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन जी बोटिंग कर रहे होते हैं, मछली पकड़ पकड़ के फेंकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी फिजिक्स अच्छी थी, उनको पता है कि भैया मछली दिख जरूर 2 मीटर पे रही है पर है 3 मीटर पे, तो वहां मछली नहीं हंस पा रही थी, वहां पर क्रिश फिजिक्स लगा ले रहा था। तो बस यही चीज यहाँ पर देखिए, भैया क्रिश तो भैया वैज्ञानिक का बेटा था ना, तो वैज्ञानिक का बेटा है तो भौतिकी तो उसको अच्छी से आएगी, इसलिए मछली पकड़ ले रहा था। पर म्यू अपवर्तनांक वाले जल में h गहराई का कोई आंख अंदर स्थित है, तो सर ऊपर से देखते तो उभरा हुआ, अंदर से देखेंगे तो बाहर दूर दिखेगा, दूर दिखेगा पर रहेगा वो पास, उल्टा प्रोसेस हो जाता है। जो बाहर की ओर देखती है तब वृत्त का व्यास क्या होगा, सब वृत्त का व्यास क्या होगा, जिसके बाह्य वस्तु दृश्य हो जाए, जिसके बाहर का वस्तु दृश्य हो जाए। अंदर से बाहर की ओर देखना है। एक बात तो आप साफ साफ समझ लीजिए सर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिया करते हैं वो एक्चुअल में आता है 1/sin c, बोलो हाँ या ना। और ये जो sin c हो गया, यहां से अगर मैं sin c ले रहा हूं तो ये हो गया 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके आगे से वैल्यू आप हमेशा याद रखना, r रूट में r² + h² होता है। तो अगर मेरा मीडियम है, आपकी आंख कहाँ रखी हुई है, पानी के अंदर, और आपको देखना कहाँ है, पानी के बाहर, तो मान के चलिए मेरी ये नॉर्मल है, यहां पर मेरी आंख है, ठीक, पानी के अंदर है, और मैं बाहर उड़ती हुई किसी चिड़िया को देखना चाहता हूं, तो मेरे आंखों से जो प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, आपको पता है सर वो अभिलंब से अपवर्तन हो रहा है ना, मीडियम बदल रहा है ना, ये एयर है और ये क्या है, लिक्विड है। तो जब भी आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हो तो अभिलंब से दूर हट जाते हो, मतलब ये वाला जो एंगल है सर, ये वाला एंगल आई कहलाएगा, आपतन आपतित किरण कहलाएगी, और ये है अपवर्तित किरण। तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है। परावर्तन में क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में जब मीडियम चेंज होता है तब एंगल आई और एंगल आर कभी बराबर नहीं होंगे, कभी एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, कभी एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से, है ना। आपतन कोण या तो अपवर्तन कोण से बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा, डिपेंड करेगा कि आप कहां से कहां जा रहे हो। प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन में आए, डेंसर से रेयरर में आए, सॉरी रेयरर से डेंसर में आए तो आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाए तो आर बड़ा होता है, साफ दिख रहा है, ये 30 होगा तो ये 50 हो रहा है, तो ये जो एंगल है हमेशा नॉर्मल से मानना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम लोग को एक बात समझ में आ गई, हमको क्या निकालना है, हमको सर व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास। तो आर लूंगा मैं, एक काम करता हूँ सर, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर किया तो मैं बोलूंगा 1/μ² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² अपॉन में r² प्लस ऑफ h²। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैं, तो r² प्लस ऑफ h² की जो वैल्यू आ रही है μ² r² के बराबर आ रही है ना जी। तो मेरे प्यारे साथियों एक काम करो, r² को एक साथ रखो, तो इधर लाओ, तो ये r² माइनस
म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा चल रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है हमारा, माइनस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सर ये आर स्क्वायर कॉमन कर दिया, 1 माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ एच स्क्वायर हो रही है। ये काम करो, इसको प्लस करना है, मतलब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करा दो। तो जैसे ही आपने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो रहा है, एच स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीवन? बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो अब मेरे प्यारे साथियों हमको क्या चाहिए, हमको आर चाहिए। तो ये जो आर स्क्वायर होता वो अगले स्टेप में हो जाता है एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मुझे आर चाहिए यहां से, ठीक है, ध्यान समझेंगे, आर, तो वो अंडर रूट में जब मैं इसको सॉल्व करता तो आपको ऊपर में एच स्क्वायर का क्या बचता, एच, और नीचे में अंडर रूट में क्या आता, म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। पर मेरे प्यारे साथियों आपको रेडियस नहीं चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है, पर दोस्तों आपको निकालने क्या बोला गया है, रेडियस नहीं बोला गया है, आपसे व्यास बोला गया है, और व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या, मतलब आंसर होगा 2h अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कौन सा आंसर है, सी वाला। सवाल बढ़िया घुमाया, ठीक है। चलिए, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर हम लोग किसी अंदर गहराई से जा रहे हैं ना, तो ये रेडियस और एपेरेंट हाइट के बीच का ना ये रिलेशन होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सेलों के संयोग से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए, सर अगर हमको करंट मैक्सिमम चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, और रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो पूछा गया सेलों को कहाँ जोड़ा जाए। तो सर एक बात समझ लीजिए, मिनिमम रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो भैया मैक्सिमम करंट के लिए आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध के मान निर्भर करेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं? पागन दुबे जी, केमिस्ट्री वर्ग का क्लास का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 6:30 AM रहता है, और एक शाम को रहेगी आप लोग की PYQs की क्लास, वो मंडे से चालू करेंगे, वो शाम को 7:30 या 7 बजे से चालू कर देंगे। तो 2 क्लासेस PGT केमिस्ट्री की रहेंगी, 2 फिजिक्स की रहेंगी, 2 मैथमेटिक्स की भी रहेंगी वर्ग 1 में। बाकी वर्ग 2 सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाले हो या व्यापम की जो अलग अलग एग्जाम हो, आपकी तो सर 5-5, 6-6 क्लासेस जा रही हैं। बाकायदा हर वीक में टेस्ट हो रहा है, आज सैटरडे था, टेस्ट डे था। आज हमने मैथ्स में 1-2 यूनिट जो पढ़े थे उसको हमने कवर किया, आपका 3DP का टेस्ट हुआ, कल उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। चलो सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। सर एक बीकर के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है तो पहले इस टुकड़े का रंग हल्का लाल होता है, जैसे आप किसी चीज को भी आप वो कर रहे हो, हल्का लाल हुआ, बाद में पीला हो गया। सर आपने रेंज पढ़ा है ना विबग्योर, ये है रेड, ये है वॉयलेट, वॉयलेट का वेवलेंथ लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर। सर एसीएफ पे भी इस पे सवाल आया था। और रेड का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य कितना होता है, वो 700 नैनोमीटर होता है, एक्चुअल में 770 नैनोमीटर होता है, यूपीएससी पूछा और एसीएफ पे भी पूछा, तो 770 नैनोमीटर या 7700 एर्मस्ट्रॉन्ग लेना है, पर हम रफली राउंड फिगर लेते हैं तो 400 से 700 बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बात समझ रहे हो कि सर जब इसका वेवलेंथ बदल रहा है, 400 से 700 हो रहा है, तो कलर भी तो बदल जा रहा है। इसका मतलब अगर आपका रंग बदल रहा है, पहले क्या है लाल रंग, बाद में क्या हो रहा है लाल पीला, अंत में क्या हो जा रहा है सफेद, तो ससुरा बार 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 क्या हो रहा है, रंग बदल रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में, टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर के साथ कभी भी अगर रंग बदला जाए तो यहां पर एक रिलेशन याद होता है, टेम्परेचर इनटू वेवलेंथ इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वेवलेंथ उतना घटेगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा ना जी। और ये किसका नियम है, ये वीन विस्थापन नियम है। किसका है सर, तापमान और तरंग दैर्घ्य के साथ किसने संबंध दिया था, तो वीन विस्थापन नियम। तो ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्लास 11 थर्मल फिजिक्स में आप पढ़ते हो, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, ये सब आप लोग न्यूटन का शीतलन नियम थर्मल हीट ट्रांसफर चैप्टर का है। तो आप देख सकते हो बढ़िया क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है सर, एक समान सेल जिनके विद्युत वाहक बल आपको F तथा आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, उसको हम लोग उसका EMF बोलते हैं, E है, E क्या है उसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। EMF का मतलब क्या होता है पता है, किताबी परिभाषा होती है कि एक कूलम चार्ज को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए
जितना भी विभवांतर चाहिए या जितनी ऊर्जा चाहिए उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। मेरा बस इतना है, किताबी भाषा को भूल जाओ। ईएमएफ का मतलब क्या है? बिना एक्सटर्नल सोर्स, मतलब मैंने ना कोई एसी करंट सप्लाई किया है, ना ही कोई बैटरी से सप्लाई किया है, तो भी क्या करंट बन सकता है? हाँ, मैंने एक कॉइल ले लिया वृत्ताकार मेटालिक कॉइल, और उसमें एक मैग्नेट को अंदर बाहर करूंगा, तो आपको पता है मैग्नेट जैसे ही पास जाएगा तो उससे नॉर्थ पोल से निकल रही है चुंबकीय बल रेखा है, उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो भैया उसके कारण आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, और उस फोर्स के कारण उसको अपोज करना है, पास जाएगा तो दूर भगाएगा, दूर जाएगा तो पास आएगा, तो उसके कारण उसमें एक धारा बनती है, विभवांतर बनता है, उससे एक धारा बनेगी, और वो धारा क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, जिसका नेचर क्या होता है? अपोजिट नेचर का होता है, मतलब होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। तो उस समय जब मैंने कोई बैटरी नहीं सप्लाई किया, बैटरी से करंट नहीं सप्लाई किया, ना ही किसी एसी सोर्स से करंट सप्लाई किया, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के जो आपका करंट बना है, करंट तो तब बनेगा ना जब विद्युत विभवांतर आएगा। करंट की मम्मी है विभवांतर, याद रखना, बिना विभवांतर के करंट पैदा ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले आएगा। तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के अगर आपको करंट पैदा करना है तो उस समय जो वोल्टेज यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ये मेरा जनरल डेफिनेशन, ये ज्यादा काम का है, ठीक है? आया बात समझ में? बोलो हाँ। इज दैट क्लियर? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी करते चलिएगा, मजेदार लग रहा है तो। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपसे आगे क्या बोल रहा है? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोल रहा है आर में महत्तम क्षमता प्राप्त करने के लिए तार का प्रतिरोध कैपिटल आर होना चाहिए। एक बात और बोला है कि सर, बोल रहा है आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध आर के साथ है। ओके 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 ओके। तो सवाल का डायग्राम थोड़ा सा आप लोग ऐसा समझिए कि सर कहानी ऐसी हो रही है, सर यहाँ पर मेरा एक ईएमएफ लगा है और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, फिर से नीचे भी वही है, आपको दो अलग अलग ईएमएफ दिए हुए हैं, साफ बोला ना, दो एक समान सेल है, तो दो एक समान सेल है मतलब इसका ई है तो इसका भी ई है, इसका ई है तो इसका भी ई है, और दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, भाई सेल में वायर यूज कर रहे हो, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कुछ का भी, तो प्रतिरोध तो रहना ही रहना है, तो इन दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर आर। और इन दोनों को क्या बोल रहा है? सर समांतर क्रम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मैंने बना दिया डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी होता है। और वो बोलता है कि सर समांतर क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध आर के साथ जुड़े हैं, सर बाह्य प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी में जोड़ना है, तो मैं बस कुछ ऐसा कर दिया, इसको बाह्य प्रतिरोध आर मतलब लोड के साथ, आर बोले तो लोड कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया। तो आपसे बोल रहा है कि सर आर का महत्तम क्षमता के लिए आर का मान क्या होगा? तो सर याद रखिए, अगर आप लोग को मैक्सिमम पावर चाहिए, पहली बात तो ये दोनों आर आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या बोलोगे? आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, बोले तो आर स्क्वायर बटे में 2r, एक आर कैंसिल हो गया, नेट रेजिस्टेंस कितना आया? r/2। तो मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस क्या बोलूंगा? r/2। याद रखिए आपको क्या चाहिए सर? महत्तम क्षमता। तो सर अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर अगर चाहिए दोस्तों, तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर लेनी है, बस। अब ये बात बताइए, ये नेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? r/2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? r। हो गया आंसर, r इक्वल टू r/2। कौन सा ऑप्शन आया? पहला वाला, बात ही खत्म हो गया, यही तो रिलेशन निकालना था। बट आप ये डायग्राम बना के दो अलग अलग सेल के लिए सोचे और फिर इसको आराम से सॉल्व कर पाए, ठीक है? समझ में आया? मजा आ रहा है सब लोग को? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर दो कंपित स्रोतों में किसी व्यक्ति द्वारा सुनी जाने वाली अधिकतम संभव विस्पंद आवृत्ति कितनी होती है? दो कंपित स्रोत का मतलब क्या है पता है? दो अलग अलग लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो एक का फ्रीक्वेंसी ऐसा चलेगा, दूसरे का हो सकता है उसका जो साउंड है थोड़ा पीछे से आ रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। आपसे यही पूछा गया है
कि इनके बीच में अधिकतम संभव स्पंद कितना होता है? सर हमेशा याद रखना, मानव के शरीर के हिसाब से 10 हर्ट्ज का गैप चलता है। कितने का गैप चल रहा है? 10 हर्ट्ज का। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से है? वेव मोशन से। सर अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक को ऐसा स्थान पर ले जाया जाए जहां जी का मान 2% घट जाए। सर जी की वैल्यू बोल रहा है 2% घट जाए, तो पहली बात उसके आवर्तकाल के साथ संबंध पूछा गया है। एक बात समझो, आवर्तकाल t इक्वल टू हम सब लोग पढ़े हैं 2 पाई रूट में l बाई जी होता है। ठीक है, चलो 2 पाई कॉन्स्टेंट हटाओ, तो 2 पाई जैसे ही कॉन्स्टेंट बोल के हटा दिए तो आप t इक्वल टू रूट में l बाई जी ले लोगे। बोलो हाँ या ना? जी सर ले लेंगे। तो अब मैं g तो ले लिया, इस चीज को चाहूंगा मैं तो लिख सकता हूं t इक्वल टू l बाई जी की पावर में कितना? 1/2। आपको सर आवर्तकाल में परिवर्तन परसेंटेज में पूछा गया है। किससे पूछा गया सर? परसेंटेज में, मतलब एरर टाइप का अलग क्वेश्चन हो गया। तो अगर मुझे इसका परसेंटेज चेंज चाहिए तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करूंगा बराबर। आपको पता है एरर की चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? नहीं पढ़ा होगा तो मैं ऐप में अपलोड करूंगा, एरर के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो वहां पर आप ये बात समझते हो कि सर अगर ये दो हैं, एल बाई जी है, मतलब इसको मैं डेल्टा एल अपॉन नीचे में एल इंटू 100% तो करूंगा, जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है। बाइनोमियल थ्योरम लग गया। अच्छा सुनो, जी क्या है? जी का हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू क्या हो रहा है? 100%। ठीक है, सामने सर प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? बताओ तो मुझे। इन दोनों के बीच में है, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? तो सर ये डिवीजन में थे ना, ये एक दूसरे क्या है? डिवाइड में है। तो प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है? प्लीज रिप्लाई। सर प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लस लगा दूं कि माइनस लगा दूं? आंसर तो सामने खड़ा है अभी। कुछ लोग आंसर देना शुरू कर दिए सर सी आएगा। ओके देखते हैं ना सर, 2% बढ़ जाएगा, देखते हैं। बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं सी आएगा। अच्छा ये जो जी में 2% का वृद्धि हुआ ना, इसी का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है? सर डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये जो वैल्यू है ना ये 2% के बराबर आई है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। परिवर्तन, तो परिवर्तन हमेशा क्या करते हैं सर? चेंज को इनिशियल से कंपेयर करोगे तभी तो परसेंटेज में आंसर ले पाओ। आप अपना बोर्ड का परसेंटेज कैसे लेते हो? 500 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और उसमें आप कितना पाए हो? आपने पूरे साल भर में पढ़ के क्या चेंज लाया? 80% लाया, 400 नंबर का चेंज लाया, 450 का लाया, उसको ऊपर रखते हो, नीचे टोटल को रखते हो, इंटू 100 का गुणा करते हो, तभी तो बोलते हो ना कि सर 500 में 400 लाया तो 80% मार्क्स आया। आपका स्कोर बटा टोटल स्कोर गुणा 100, यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नया थोड़े भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सर डेल्टा जी अपन जी कर दिया मैंने, इंटू 100 कर दिया। पीछे प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं सर माइनस लगाइए। सर एक बात आप समझिए, ये एरर है। एरर में आप सोचो, एक छोटा सा आपने एरर किया, एक छोटी सी गलती हुई, उस गलती को छुपाने में आपने एक और एरर किया। अब ये बताइए, ये दोनों एरर, क्या एक एरर को छुपाने में आपने एक और एरर किया, वो पहले एरर को न्यूट्रलाइज कर लेगा? एक और बड़ा एरर हो जाएगा। लोग एक गलती छुपाने में बोलते हैं ना, लोग और गलतियां करते जाते हैं, गलतियां करते करते अपराध में पहुंच जाते हैं। तो यही एरर की प्रॉपर्टी है कि भैया ये एरर है, मतलब हमेशा प्लस करना, माइनस मत करना। आया बात समझ में? चलिए, तो भैया इस पूरे सवाल में लंबाई में कोई परिवर्तन की बात बोला है क्या? नहीं बोला है, मतलब लंबाई में परिवर्तन 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी। अच्छा सामने इसमें भी 1/2 लगाओगे, क्योंकि ये 1/2 तो दोनों की पावर में था। क्यों प्लस लगाया? क्योंकि ये एक एरर है, ये एक एरर है, एक एरर में दूसरा एरर हमेशा जुड़ता ही है। एक त्रुटि को छुपाने के लिए आप दूसरी त्रुटि करोगे तो वो त्रुटि बढ़ेगी, घटेगी नहीं, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था आवर्तकाल में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन तो दिया ही नहीं है सवाल में, मतलब कुछ नहीं हो रहा होगा परिवर्तन। और इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2%। तो 2%, तो मैं भाई साहब यहां पर पा गया वैल्यू कितनी आई? 1%। अब मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, जी के साथ टी का कैसा रिलेशन था? तो सर जी के साथ टी का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल था। तो अगर ग्रेविटी घट रही थी तो 1% बढ़ेगा, तो आवर्तकाल 1% बढ़ेगा। तो जवाब बी आया। सुंदर सा क्वेश्चन, एरर चैप्टर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये 14वां तो मैं करा दिया था, 15वां भी मैंने करा दिया है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, सर वर्नियर कैलिपर्स में एक गोले का व्यास नापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान पी है। सर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है कितनी? सर पी दी हुई है।
आगे बोल रहा है सर जबकि मुख्य स्केल में मिलने वाले वर्नियर का क्यू है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू दे रखा है क्यू। हो रहा है यदि यंत्र का अल्पतमांक आर है, सर लीस्ट काउंट अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स का पता है ना 0.1 लेते हैं और स्क्रू गेज का 0.01 लेते हैं, ठीक है, या 0.01 लेते हैं, उसका 0.001 लेते हैं, देख लेना प्रैक्टिकल में तो बड़ा काम का क्वेश्चन रहता था। अल्पतमांक दिया है आर, तो बोल रहा है सर गोले की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। वर्नियर कैलिपर्स गहराई, गोले का व्यास, सब कुछ निकालने का काम करता है, हाँ या ना जी? तो जी सर बिल्कुल करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो गोले का व्यास आएगा ना, व्यास हमेशा वर्नियर कैलिपर्स गोलाई मापता है, उसके जॉज होते हैं, उसके जॉज के बीच में आपका ये पूरा फंसता है, तो पूरा डायमीटर माप रहा है ना, मतलब व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है पता है सर? मेन स्केल डायमेंशन प्लस वर्नियर स्केल डायमेंशन इनटू लीस्ट काउंट, ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो मेन स्केल डायमेंशन है P है, वर्नियर स्केल डायमेंशन है Q है, उसमें लिस्ट काउंट R का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये व्यास आ रहा है। आपसे निकालने का बोला है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो गया P प्लस क्यू आर बटा में 2। ये सवाल था, जवाब आया ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो है यूनिट एंड डायमेंशन वाले में है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग, ये मैं पूरा कवर कराता हूँ मापन वाले में। अगर आप लैब पे भी जाओगे ना, फोल्डर को चेक कीजिए, वहां पर आपका वर्नियर स्केल और ये स्क्रू गेज के ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो डाला होगा, नहीं डाला होगा तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। देखो इस एग्जाम की सामने पेपर देख रहे हो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट इतना ही बोलूंगा, इस एग्जाम में उसी टीचर से पढ़ो जो आप लोग को 11-12 का कोचिंग या पीजीटी वालों को पढ़ाता हो। और बात अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में करोगे तो आप भी जानते हो कि सर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, वर्ग एक के लिए पूरा का पूरा कहीं ना कहीं राज्य भरोसा करता है जीत फाउंडेशन पे, तो आप ट्रस्ट से जुड़ सकते हो। हमने इसलिए फीस भी सारी दुनिया से कम रख दिया है, सबसे अपर कंटेंट मेंटेन करने के बाद भी। खुद सेलेक्टेड रहे, फायदा उठाइए उसका, ठीक है। अभी फीस धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो भैया और बढ़ेगा। हालांकि फिर भी हम कम ही रखते हैं, सबसे कम रखते हैं, क्योंकि हमारा बस इतना है ना कि भैया सरकार जो टैक्स लगा रही है और जो स्टाफ है उन लोग का बस चल जाए। सर वास्तविक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? सर बात हो रहा है दर्पण का, तो दर्पण में हम सब लोग को पता है अवतल दर्पण, और अगर लेंस की बात करते तो उत्तल लेंस बोलता। वास्तविक अगर मुझे रियल इमेज चाहिए तो भैया, अगर रियल इमेज चाहिए तो याद रखना कॉनकेव मिरर लेना पड़ेगा। मिरर में मैंने आपको बताया, अभी अभी तो मैंने पूरा पढ़ाया था, ये देखो, ये अवतल दर्पण में मैंने लिखा है वास्तविक दर्पण, देखो उसके ऊपर सवाल आया, मेरे तो बढ़िया सवाल हो गया, ये तो आपका 2019 के पेपर का क्वेश्चन उठ के आ गया। अभी मैं पढ़ा रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि क्वेश्चन आया है। हेलो, सीधा क्वेश्चन एक तो फंस गया हमारा कॉन्सेप्ट के अंदर से ही। अभी देखिए ना, ठीक, अवतल दर्पण, या तो ये अवतल दर्पण होगा, या तो अगर आप लोग देखो जो चीज दर्पण में जो नेचर होता है लेंस में उल्टा हो जाता है, तो अवतल दर्पण, या अगर लेंस वाला लेना होगा तो लेंस में कॉन्वेक्स लेंस होगा, मतलब उत्तल लेंस। दर्पण में अवतल तो लेंस में उत्तल, समझ में आया? नेचर बदल जाता है। जैसे हम लोग भी वास्तविक चीजों को देख पाते हैं, आप ये सवाल देख रहे हो, इसका बड़ी खूबसूरती से जवाब हो रहा है, ये रियल हो रही है चीजें, दिमाग उसको एडॉप्ट कर रहा है। तो हमारी आंखें लेंस है, दर्पण नहीं है। तो अगर वास्तविक चीजें हमारी आंखें देख पा रही है, मतलब हमारी आंखें कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इंसान का आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। एक और बड़ा क्वेश्चन, सर एक जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे बांध पर पानी 100 मीटर की ऊंचाई से 1000 किलोग्राम पर सेकंड की दर से गिर रहा है। सर मान के चले मेरा ना ये डैम है बड़ा सा, ऐसा डैम हो गया, ब्रेकर है, अब यहां से पानी गिर लिया है, वाटर हमारा पूरा बह रहा है, ऐसा पानी गिरा गिरा गिरा, ऐसा बरसों रे मेघा मेघा बोल के पानी गिर रहा है। और नीचे किस पे गिर रहा है सर? नीचे आप लोगों को पता है कि आपने एक सिस्टम लगा रखा है डायनामो टाइप का, ठीक, उससे एक आर्मेचर बने रहता है, वो जुड़े रहता है एक शाफ्ट से, और वो शाफ्ट जुड़े रहता है किससे? जनरेटर से। जनरेटर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से पूरा हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट काम करता है। आ रहा बात समझ में? चलिए, ये आएगा गिरेगा,
भाई बहुत प्रेशर के साथ गिरेगा, ये बहुत जोर जोर से घूमेगा, उसके साथ शाफ्ट कनेक्टेड है, आर्मेचर कनेक्टेड है, वो भी घूमेगा, शाफ्ट से आर्मेचर, आर्मेचर से जनरेटर। तो भैया जनरेटर फिर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आपसे बोल रहा है यह मानते हुए कि गिरते हुए पानी की ऊर्जा का केवल 60% ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है, तो उत्पादित प्रति सेकंड ऊर्जा का मान आप लोगों से पूछ दिया है। तो सर सुंदर सा सवाल है, बहुत परेशान होने जैसा नहीं है। आप एक बात बताओ, ऊर्जा का आप नियम लगाओ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यहाँ ऊर्जा कौन से रूप में है, तो पानी स्थिति के अंदर थी, हाइट आया ना एच, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा है वो कौन सी एनर्जी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। जल के अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो टाइप के हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट के कारण आ रही है, यही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट मार रही है ना जी, यस और नो। तो सर मैंने वाटर की एनर्जी मतलब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, इसका 60%, इसका 60% हमारा किसका बराबर है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बराबर है। तो भैया एम की जगह पे वाटर का मास दिया था, बोल रहा हाइट दिया है कितना इस क्वेश्चन में, हाइट, ये जो हाइट है, हाइट जो है एच का वैल्यू वो 10 मीटर है, सॉरी 100 मीटर है। अब मास दिया है पानी का कितना, 1 किलोग्राम पर सेकंड में, ठीक है। जी की वैल्यू पता है 9.8, तो एम की जगह पे मैंने रख दिया 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम नहीं 1000 किलोग्राम। जी की वैल्यू मैंने रख दिया 9.8 मेरे प्यारे साथियों। एच की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर दिया हुआ है, इसका आप क्या कीजिए 60/100 कर लीजिए। सवाल बहुत आसान था, बस एनर्जी के एक रूप को हमने दूसरे रूप में बदला है। और डैम में जो ऊर्जा होती है वो जल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, वही ऊर्जा डायनेमो और जनरेटर से होती हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो भाई यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, 100 तो उड़ा दिया भुन्न भान्न करके, कितना आ जाएगा सर, ये 9.8 मतलब 10 मान ले भाई, 10 में 6 का गुणा करूंगा 60 के आसपास का आंसर हो रहा है। तो सर इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा ना, मतलब ये हो गया 600 में ये, तो सर ये आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 5, नियरली कितना आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 5। वेरी क्लोजली जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करा के, सर 5.9 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। सर जब मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं ये पेपर दे रहा था तब मैं हकीकत बता रहा हूँ, आंसर मैच ही नहीं कर रहे थे। तो आंसर मैच ही नहीं कर रहे थे तो मैं इस सवाल का जवाब लाया, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया, आंसर आ रहा है 5.9 इंटू 10 की 5। वो किसी ऑप्शन में है क्या, सर वो किसी ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा। तो भाई मैं चिड़चिड़ा गया। मैं जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर था, मैं उनको बुलाया, मैम थी एक ठोक, तो मैंने उनको बोला मैडम सवाल गलत है, रियल स्टोरी सवाल गलत है। और ऐसा 2-3 सवाल को मैंने बताया था, तो बेचारी वो देख भी रही थी कि लड़का बहुत फोकस होकर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे तो घर वाले मेरे को भेज दिए थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। फॉर्म भराया है ये मुझे नहीं पता था, एक रात पहले भैया बताए थे कि कल पेपर है, क्योंकि सैटरडे संडे रहता है व्यापम का एग्जाम। सैटरडे घर आए हुए थे तो घर वाले अब तगादा कर देते हैं, नहीं जाना ही है जाना ही है जाना ही है। और सना हुआ टी शर्ट और लोअर में पहुंचा था मैं धूल में, मन नहीं था, पढ़े तो थे नहीं, हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर तो कुछ आता जाता था भी नहीं, तो चले गया था। पर क्वेश्चन टफ आए थे तो दिमाग लगा रहा था, तो मैंने बोला भी कि मैम ये तो सवाल ही आंसर ही गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बोली देखो बेटा अगर तुमको लगता है कि सवाल का जवाब गलत है तो तुम ना दावा पत्ती करना। अब मैं एकदम ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, ये दावा पत्ती शब्द जो है ना, पहली बार मैं उस एग्जाम हॉल में उस मैम के मुंह से ही सुना था, दावा पत्ती करना। तब मुझे समझ में आता अच्छा इस टाइप की कोई चीजें होती हैं, ठीक है। तो मुझे वही इस मेमोरी याद आ गई कि एक्चुअल में सर ये 5.9 इंटू 10 की पावर 5 है, पर आयोग ने ये आंसर ले लिया, पर ये आंसर गलत है। एक्चुअल आंसर क्या है, साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, सर वो 4.9 लिख दिया है, पर वो है क्या है 5.9, ठीक है। व्यापम में तो आपको पता ही है, अभी एडीओ का एग्जाम देखिए 21 क्वेश्चन सासुरे गलत ले रहे हैं, अलग गांजा फूक रहे हैं उन लोग। तो सर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस है, उत्तल बोल दिया, कॉन्वेक्स बोल दिया तो हर चीज क्या कॉन्वेक्स है, और एक क्या है कॉनकेव है। मैंने आपसे ये बात अभी अभी सिखाई, देखो एक छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा था, मैंने बोला अवतल की केस में हर चीज नेगेटिव, उत्तल की केस में पावर पॉजिटिव। मैंने अभी बताया, देखो 3 सवाल में ये चीजें काम आ गई। अभी तो हमने 20 सवाल आज कवर किया, हो सकता है आगे 1-2 सवाल में और काम आ जाए।
तो इसलिए आगे क्या काम आता है ना, अपन पढ़ाते भी वैसे ही हैं कि आपको चीजें पता चले। तो ओ भैया यहाँ पर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कौन सा है, उत्तल लेंस, तो मतलब मैंने क्या ले लिया, प्लस 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस बोल ले, उत्तल दर्पण बोल ले, उत्तल शब्द बोला, फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। आगे बोल रहा है एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस डाला है सर। तो अवतल लेंस का फोकस डिस्टेंस हम लोग 25 दिया है, तो हम इसको प्लस नहीं लेंगे, हम इसको माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि नाम में अवतल जुड़ गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आपसे बोल रहा है संयोजन की दक्षता या क्षमता, पावर बताना है। संयोजन, कॉम्बिनेशन पावर। तो सर आपको बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स का, कॉन्केव का 25 सेंटीमीटर है, दोनों को कंबाइन कर दिया और उनसे पावर पूछा गया है। मेरे प्यारे साथियों, पावर जो होता है ना, जिसको आप क्षमता बोलोगे, शक्ति बोलोगे, जो भी बोलना है, या शक्ति, ये एक्चुअल में किस में निकालते हैं? अगर आप लोग का ये 1/f के बराबर होता है। अगर f किस में हो, मीटर में, f किस में हो, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो हमको भैया 100/f लेना है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो भैया मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 100/f कर दिया। तो चलिए, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस का पावर लूँ दोस्तों, P1, तो मैं क्या लूंगा, 100 बटा भैया 100/f 40, कितना आया, प्लस 2.5 डायोप्टर। यूनिट क्या होता है पावर का, तो याद रखना डायोप्टर, डी से डायोप्टर बोलते हैं। इसका आप पावर ले लीजिए, इसका पावर P2 नाम दे दिया। अगेन 100/f रखा भैया, 100 अपॉन कितना रख रहे हो, -25। सॉल्व करने पे कितना आया, -4 डायोप्टर। अब आपसे क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलने। तो सर अगर मैं लेंसों का संयोजन कर रहा हूं, लेंसों का संयोजन कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, तो लेंसों का संयोजन जब मैं कर रहा हूं, तो याद रखना जो पी नेट आता है, किसी भी टाइप का अलग अलग लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव हो, या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो, या कॉन्वेक्स कॉनकेव हो, आप सीधे जोड़ दो। आप क्या करो, सीधे जोड़ दो, और नेचर अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट हो ही जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितनी लाई थी सर आपने, 2.5 डायोप्टर। P2 की वैल्यू आपने कितनी लाई है, -4 डायोप्टर। तो 2.5 प्लस माइनस क्या हो गया, -4। सॉल्व करोगे तो सर -1.5 डायोप्टर, ये क्या आ गया, नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या कोई ऑप्शन में मौजूद है? तो यस सर, है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। अरे बाप रे, 10 बज गया सर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फ्लो में देख रहे हो, आप लोग की संख्या बल हमेशा मेरी ताकत बन जाती है। मुझे एक बूंद भी लग रहा है कि मैं थका हूं, पर 10 बज गया है, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, आज विराम रखते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन है, कल संडे है, कल केमिस्ट्री का भी करा दूंगा। केमिस्ट्री का एक ऑलरेडी मैं 20 क्वेश्चन का डाल चुका था, पर वही बात है ना कि आपका जो ओरिजिनल पेपर हो रहा है, उस ओरिजिनल पेपर में मिसिंग हो जा रही है क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन को ढूंढ के लाया, आपके बीच में रख दिया सीक्वेंस के साथ। कल फिजिक्स का भी पूरा डल जाएगा, केमिस्ट्री का भी पूरा डल जाएगा। बाकी हमेशा मैं इतना कहूंगा कि पढ़ाई करते रहो। ये एग्जाम तो आपका भैया आ रहा है, और अभी इसकी लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं। रेगुलर आपकी 4-4, 5-5 क्लासेस जा रही हैं। हिंदी का भी जा रहा है, जीएस का भी जा रहा है, अंग्रेजी का भी जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तो जा ही रहा है, और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में जा रहा है। तो अभी बहुत लिमिटेड है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है भाई, तो उसका फायदा उठाइए। सभी दोस्तों को भी बता दीजिए। लेवल आपने देख लिया है। मैं इतना कहूंगा, इस एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आपको जीत फाउंडेशन से पढ़ना है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस मेहनत में कमी मत कीजिए, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी में है ना कि भैया जी तोड़ मेहनत कर दो, एक बार लग जाओगे ना, तो उसके बाद ना आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। कुछ भी हो जाए उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में आया, मैंने तो हालांकि बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज क्लियर की, ठीक है, पर आप लोग के लिए आज समर्पित हूँ। तो ताकत जो आया ना, अपना अस्तित्व की पहचान जो हुई ना, सरकारी नौकरी में आने के बाद ही हुई है। तो एक बार लगो तो भैया। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।